सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने सबने 93 के मुंबई ब्लास्ट के प्रमुख दोषी एक नहीं बल्कि दो टाइगर मेमन, मुश्ताक मेमन उसका नाम, टाइगर मेमन से मशहूर हुआ, माहिम का रहने वाला स्मगलर और बदमाश, और उसका पुराना पार्टनर एक नहीं दो थे और दोनों भाई थे, मुस्तफा डोसा, मोहम्मद डोसा। ये दोनों जो है मुस्तफा डोसा और मोहम्मद डोसा, ये दोनों एक ज़माने में बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड की और चांदी की स्मगलिंग करते थे बम्बई में, और टाइगर मेमन इनका जूनियर पार्टनर था। आप अंदाज़ा लगाइए। और तब से इनकी दोस्ती है। और 93 में जब मुंबई ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ी कंसाइनमेंट जो RDX की उतरी थी, जो RDX मुंबई में वो 13 ब्लास्ट करने में इस्तेमाल किया गया, वो इन्हीं तीनों ने मिलके उतारा था। उसकी लैंडिंग करवाई थी और उसको बड़ा सेफ तरीके से उसका एक हिस्सा टाइगर मेमन के घर माहिम में, जो पुलिस स्टेशन के पास है एकदम, वहाँ पहुँचाया गया और वहीं पे पूरे बॉम्ब बने और मुंबई में इतनी बड़ी दहशतगर्दी फैलाई गई। खैर, वो किस्सा आपको सबको मालूम है। आज आपको वो किस्सा सुनाएंगे, इनकी दोस्ती और इनकी पार्टनरशिप ने कैसे एक उस ज़माने के बहुत डेयर डेवल कस्टम ऑफिसर के गोली मारी। लकली वो बच गए, और गोली मारने वाला को और नहीं, इनका एक और पार्टनर जो ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से आया था, बहुत बड़ा गोल्ड स्मगलर था, और उसका नाम था मोहम्मद हसन जावेद उर्फ गनी उर्फ बाबा। सो दोस्तों, वो ज़माना था जब गोल्ड और सिल्वर और जिंक, इसकी स्मगलिंग बहुत ज़ोरों से चलती थी और साथ में कुछ कीमती घड़ियाँ वगैरह की भी आती थी, लेकिन बड़ा काम जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता था और साथों हाथ वो सामान बिक जाता था मुंबई की मार्केट में या गुजरात की मार्केट में, वो था सोना और चांदी। तो मोहम्मद हसन जावेद उर्फ गनी उर्फ बाबा पाकिस्तान का स्मगलर, लेकिन उसका ऑफिस दुबई में था, जहाँ पे वो कुछ और पाकिस्तानी स्मगलर थे जिस किस्म के हिंदुस्तान के कुछ लोगों को माल सप्लाई करने वाले उस समय ज़्यादा पाकिस्तानी थे। आज भी उसके बाद काफ़ी सालों तक जब स्मगलिंग होती रही, तो जो सोना देते थे स्मगलर्स को स्मगल करने के लिए, वो पाकिस्तानी ही हुआ करते, जिनमें हाजी मोहम्मद अशरफ का नाम सबसे बड़ा नाम था। खैर, भट्टी ब्रदर, मजीद भट्टी और उसका कादिर भट्टी उसका भाई था। दो भाई बहुत बड़े स्मगलर थे जो पूरा दुबई से सोना पाकिस्तान भेजते थे, और ये दाऊद, टाइगर मेमन, मुस्तफा ब्रदर, हाजी मस्तान, ये सब जितने हिंदुस्तान के स्मगलर थे, लल्लू जोगी, यूसुफ पटेल, ये सब लोग दुबई से सामान खरीदते थे। हाजी अशरफ थे और सामान आ जाता था मुंबई में। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था। इनके पास इनकी बोट्स, आगे सेलर्स का नेटवर्क, उसके बाद लैंडिंग एजेंट्स का नेटवर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का नेटवर्क, और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क, और साथ पूरे सामान को सेफ्टी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए मसल पावर, उसका नेटवर्क। तो इस तरीके से ये स्मगलर्स कम क्रिमिनल सिंडिकेट्स थी, अलग-अलग, कुछ छोटी कुछ बड़ी, जो बॉम्बे और उसके आसपास की कोस्ट लाइन को कंट्रोल करते थे। तो डोसा ब्रदर जो हैं, ये बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं, और मेमन जो एक इनकी जो कास्ट होती है, बरादरी जो है मेमन बरादरी, और टाइगर मेमन भी उसी बरादरी का है। ये लोग बचपन से ही, जो मेमन लोग हैं, इनको सन्स ऑफ द सी कहा जाता है, समुंदर के बेटे कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी समुंदर में निकलती है। सन्स ऑफ द सॉइल इनको नहीं कहते। खैर,
तो इनकी पुरानी दोस्ती थी, स्मगलिंग का एक्सपर्टीज़ था, और उसी जो इनका एक्सपर्टीज़ था उसको 93 के ब्लास्ट के पहले इस्तेमाल किया गया हथियार, गोला बारूद और RDX हिंदुस्तान में लाने के लिए, जो कराची पाकिस्तान से भेजा गया था। बात 1982 की है, ब्लास्ट से 11 साल पहले की। मैं नेटवर्क की बात करता हूँ कि पुरानी दोस्तियाँ बाद में कैसे काम आई इनकी और पूरे देश का नुकसान किया। 1982 में DRI मुंबई, जिनका ऑफिस हुआ करता था कोलाबा में स्टैंड सिनेमा के पास एक होटल वालड्रॉप, जो एक पुराने स्मगलर का था, उसकी प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ने सीज की थी। होटल बंद करके उस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स ऑफिस ने DRI के हवाले कर दिया था। कुछ फ्लोर पे दूसरे भी ऑफिस थे। तो DRI का मुंबई का या महाराष्ट्र का वेस्ट जोन का जोनल ऑफिस वहीं से काम करता था, जहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर, जोनल डिप्टी डायरेक्टर उसको हेड किया करते थे, और काफ़ी सारे असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, इस किस्म का पूरा स्टाफ वहाँ 3-4 फ्लोर पे बैठता था। वो काफ़ी परेशान थे कि सोना, गोल्ड और चांदी बहुत आ रही है मुंबई में, लेकिन भेज कौन रहा है इसकी समझ नहीं आ रही थी। लोकल स्मगलर को पकड़ने से जहाँ थोड़ा बहुत गोल्ड, सोना, चांदी पकड़ा भी गया तो, लेकिन सिंडिकेट ख़त्म नहीं हो रही थी। तो एक सुपरिंटेंडेंट थे, वो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी थे, मिस्टर अयंगर, पूरा नाम था BGN अयंगर शायद उनका। बाद में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने, फिर डिप्टी डायरेक्टर भी बने। उनका किस्सा मैंने अपने एक पुराने एपिसोड में सुनाया हुआ। अयंगर साहब तभी सुपरिंटेंडेंट थे। उनको एक खबर आती है उनके पास सोर्सेस से कि एक पाकिस्तानी स्मगलर नागपाड़ा इलाका में आया हुआ है, और एक इमारत में जिसका नाम है बुस्तान अपार्टमेंट, उसमें एक फ्लैट भी उसने किराए पे लिया हुआ है हाजी हसन जावेद के नाम से, तो मोहम्मद हसन जावेद के नाम से। और एक उसने फेट गाड़ी भी रखी हुई है, और काफ़ी लोग उसको मिलने आते हैं। लेकिन इस नाम का कोई स्मगलर DRI के रिकॉर्ड में नहीं बोलता था, उनके खाते में नहीं था। वो बाबा को जानते थे और गनी का नाम था, लेकिन ये एक नकली नाम रखा हुआ था। लेकिन इनको शक हुआ कि हो ना हो यही आदमी डोसा ब्रदर्स और टाइगर मैमन के साथ मिल के बड़े काम करता है। इनको ऐसा खबर मिली कि जो ये मोहम्मद हसन नाम का स्मगलर है, ये इंडिया में दुबई से तभी आता है जब कोई बड़ी कंसाइनमेंट आई हो तो पेमेंट खुद लेता है, अपने तरीके से हवाला कहाँ भेजना फिर उसको भेजता। तो एक खबर आती है DRI के पास, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, के एक बड़ा लैंडिंग होने वाली है मुंबई कोस्ट पे। उसकी निगाह रखी गई, लेकिन स्मगलर्स को पता चल गया कि कस्टम वालों ने अपनी बोर्ड्स लगा रखी हैं और पूरा एरिया सील कर रखा है एक तरीके से। तो वो कंसाइनमेंट नीचे चली जाती है श्रीवर्धन कोस्ट की तरफ या आगे गोवा की तरफ। और जब इन लोगों ने यहाँ पे निगाह रखी होती है तो लैंडिंग कहीं और करके वो निकल जाते हैं। तो कस्टम को बहुत गुस्सा आता है सब ऑफिसर्स को कि हमारी आंखों के नीचे से इतना बड़ा सामान निकल गया। अब उनके पास एक ही आशा बची थी कि इतनी बड़ी कंसाइनमेंट की पेमेंट लेने दुबई से वो सो कॉल्ड मोहम्मद हसन जो है वो ज़रूर आएगा। तो उन्होंने अपने तरीके से अपने सोर्सेस से पूरी फील्डिंग लगा के रखी कि पता चले कि ये गनी और बाबा कब आता है। ये इतना सीक्रेट ऑपरेशन था कि अयंगर साहब के साथ जो 3-4 इंटेलिजेंस ऑफिसर काम कर रहे थे, सावंत, कुलकर्णी, पाटनकर, उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमारे सीनियर जो हैं अयंगर साहब वो किस मिशन पे लगे।
तो एक दिन इनको खबर मिलती है कि आज 1982 के मार्च के महीने में मुंबई में एक एरिया है मुंबई सेंट्रल, यहाँ पे सब गाड़ियाँ टर्मिनेट हो जाती हैं जो उत्तर भारत की तरफ से जाती हैं। तो वो उसके सामने मराठा मंदिर एक सिनेमा हॉल है, उसके साथ बहुत बड़ा एसटी का डिपो भी है और साथ में आरबीआई के ऑपोजिट साइड में क्वार्टर्स भी हैं। बहुत क्राउडेड एरिया रहता है, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सिनेमा होने की वजह से बहुत भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे पूरा दिन। टैक्सियाँ बहुत होती हैं वहाँ। तो उस एरिया में आदमी को पहचानना, ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। दोपहर के 2 बजे का समय था। अयंगर साहब और उनके तीनों साथी, सावंत, अपना पाटनकर और कुलकर्णी, ये निगाह रखते हैं। इनको एक बताया गया था अयंगर साहब की तरफ से कि इस कलर की, इस किस्म की फिएट गाड़ी पे निगाह रखना, जहाँ कहीं खड़ी मिले तो उस पर ध्यान देना। और थोड़ी देर के बाद इनको वो गाड़ी नज़र आ जाती है, ये उस पर निगाह रखते हैं। थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद, ये तीनों लोग वहाँ पहुँचते हैं। टाइगर मेमन, मोहम्मद डोसा, मुस्तफा डोसा भी, मोहम्मद डोसा उसका भाई मुस्तफा डोसा, जिसको मुस्तफा मजनू भी कहते हैं। अभी पिछले दिनों में उसकी डेथ हुई है। बलात्कार के केस में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जेल में था काफ़ी सालों से, बीमार हुआ, बाद में उसकी मौत हो जाती है। बहुत बड़े किस्से हैं उसके। खैर, तो 2 बजे के करीब वो स्पॉट करते हैं और ये देखते हैं DRI के ऑफिसर कि ये तीनों जाने एक थोड़ा सा बड़ा बैग एक उस गाड़ी में पिछली सीट खोल के, उसमें दरवाज़ा खोल के पीछे की सीट पर रख देते हैं। और जो आदमी गाड़ी चला रहा था, उस आदमी को कस्टम वालों ने पहचान लिया, DRI वालों ने, कि यही वो पाकिस्तानी स्मगलर है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और जैसे ही बैग रख के ये तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं तो DRI वाले उस गाड़ी को घेरते हैं और ये सुपरिटेंडेंट अयंगर आगे जो ड्राइवर सीट का ग्लास होता है, कांच होता है, उसके अंदर अपना मुंह करते हैं और अपना रिवाल्वर उसके गले पे तान देते हैं। स्मगलर मोहम्मद हसन के उर्फ गनी उर्फ पावा, और उसको कहते हैं कि भागने की कोशिश मत करना, हम DRI के अफसर हैं, कस्टम वाले हैं, तुम अंडर अरेस्ट हो। जब ये बात कर ही रहे थे तो पाकिस्तानी स्मगलर ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला और गोली चला दी, जो क्योंकि अयंगर साहब का मुंह उस फिएट गाड़ी के अंदर था तो गोली इनके मुंह पे लगती, ये वहाँ पे गिर जाते हैं। और वो आदमी गाड़ी छोड़ के, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कस्टम वाले जो 3 ऑफिसर थे वो भाग के आते हैं, उनके बॉस को गोली लगी है, वो अपने बॉस को संभालने लगते हैं। इतने में कमोशन हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसमें मौका देख के वो हाजी हसन अपना वो बैग उठाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन कस्टम वाले शोर मचाते हैं कि चोर चोर चोर, इसको पकड़ो, ये गोली मार के हमारा बैग छीन के भाग रहा। और मुंबई में एक बहुत ख़ास बात है भीड़ में, और जैसे ही आप किसी को बोलो चोर चोर तो पूरी पब्लिक पीछे भाग लेती है चोर को पकड़ने के लिए। तो इसी तरह मोहम्मद हसन के पीछे कुछ लोग भागे, लेकिन ये स्मगलर बहुत दिमागी आदमी था, बहुत तेज़ था। उसने कहा ये भीड़ तो मुझे पकड़ लेगी। इतने में नागपड़ा पुलिस स्टेशन जो काफ़ी नज़दीक है, वहाँ से एक उनका वैन भी आ जाती है, पेट्रोलिंग वैन, और उसमें डाल के अयंगर साहब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नायर हॉस्पिटल काफ़ी करीब है वहाँ से, सरकारी हॉस्पिटल है। और इतने में जब पब्लिक पीछे पड़ती है तो ये आदमी अपना बैग का मुंह खोल के, उसकी जिप खोल के उसको हवा में उछाल देता है। अब उसमें पता नहीं कितने लाख रुपए थे, लोग तो कहते हैं 30-35 लाख रुपया था, बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कस्टम की आई थी। अब वो नोट जब हवा में उड़ के नीचे ज़मीन पे बैग गिरता है तो लोग
इस मोहम्मद हसन को छोड़ के उस बैग के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो पुलिस पहुंच चुकी थी वो, और कस्टम का एक ऑफिसर रुक गया था, 2 इसको लेके अयंगर साहब को हॉस्पिटल चले गए थे। उनकी मदद से उन्होंने इसको आकर थोड़ा आगे जाके पकड़ लिया और लोगों को, पुलिस आ गई थी तो बैग भी, कुछ जितने पैसे बचे थे वो भी लोगों से ले लिया। लेकिन काफ़ी सारा रुपया, नोट, हज़ार के नोट, उस ज़माने में, पुराने ज़माने के बड़े साइज़ का नोट हुआ करता था, वो काफ़ी लोग तो लेके भाग गए। लेकिन ये आदमी हाजी जो था मोहम्मद हसन, ये पकड़ा जाता। पकड़ के उसको नागपाड़ा पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि पुलिस केस हो गया था, गोली चला दी थी। हालांकि कस्टम को उसकी कस्टडी चाहिए थी, पर एक वायलेंट क्राइम हो गया था तो पुलिस वाले उसको लेके नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद अयंगर साहब ठीक होते हैं। उसके बाद तलाश जारी होती है टाइगर मेमन की, मोहम्मद डोसा की और मुस्तफा डोसा की। और ये तीनों गोल्ड चांदी के स्मगलर, इन्होंने अपने धंधे को कैमोफ्लेज करने के लिए, मनीष मार्केट है एक मोहम्मद अली रोड के कॉर्नर पे, महात्मा ज्योतिबा फूले मार्केट, जिसको क्राफर्ड मार्केट भी कह देते हैं, एमआरए पुलिस स्टेशन के पास, वो स्मगलरों का अड्डा हुआ करता था। ग्रे मार्केट में जितना स्मगलिंग का सामान वो ज़्यादा मनीष मार्केट में बिकता था। तो वहाँ पे मोहम्मद डोसा ने, और इसका जो मुस्तफा का भाई था, उसने एक इम्पोर्टेड कपड़े की दुकान खोली हुई थी, जहाँ पे शर्ट पीस, पैंट पीस, सफारी सूट के पीस, केटी का कपड़ा आता था, ऐसा काफ़ी सारा कपड़ा बाहर से आता था स्मगल हो के। तो एक पुंगी का कपड़ा बहुत फेमस था उस ज़माने में, केटी और पुंगी बहुत डिमांड थी उसकी, तो उसकी दुकान खुली हुई थी। लेकिन काम पूरा गोल्ड का और चांदी की स्मगलिंग का करते थे दोनों भाई। इनको पकड़ लिया जाता है। इनके ऊपर अब माल तो को मिला नहीं था, पैसा जो था वो मिला था, उसकी परसीद, उसके ऊपर कस्टम का केस बनता नहीं। लेकिन वो मनी क्लेम करने को आया नहीं। बाद में तो पैसा जो था वो DRI के लॉकर में पड़ा रहा, काफ़ी साल बाद में सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया। सो दोस्तों, ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कोई टेक्निकल सर्वेलेंस नहीं होती थी। बाद में जब कस्टम ने इंक्वायरी किया DRI ने, तो पता चला कि वो जो बुस्तान अपार्टमेंट्स में फ्लैट किराए पे लेके दिया था, वो भी टाइगर मेमन ने लेके दिया था। तो दोस्तों, ये टाइगर मेमन जो उसके 11 साल के बाद बॉम्ब ब्लास्ट में सबसे बड़ा अक्यूज बनता है पूरी फैमिली के साथ, उसके कारनामे ऐसे थे। पहले भी किस्सा आपको सुनाया था, कस्टम के एक ऑफिसर, जिनका नाम सरनेम नेगी था, पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको चाकू भी मारा था जब उसने उसको स्कूटर पे 2 किलो सोना लेके जाते हुए डिलीवरी करने जा रहा था, उसके साथ पकड़ा था। तो वो कस्टम ऑफिसर को, प्रिवेंटिव ऑफिसर को चाकू मार के इंजर्ड करके भाग गया था। तो ये टाइगर मेमन की कहानी, पुराने बदमाश, पुराने स्मगलर, और उसी अपने पुराने एक्सपीरियंस का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया 93 के ब्लास्ट में। ये कोई नए दोस्त नहीं होते, इनकी पुरानी दोस्तियां होती हैं, पुराने रिश्ते होते हैं, जो बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इनके बहुत काम आते हैं। और अयंगर साहब को उस बहादुरी के काम के लिए उनको अवार्ड भी मिला था, उनको तरक्की भी दी गई। करते करते वो BDN अयंगर फिर सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, बाद में डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, और बॉम्बे DRI में बहुत साल निकालते हैं। बहुत गोल्ड चांदी की स्मगलिंग के केसेस उन्होंने पकड़े। रेवेन्यू इंटेलिजेंस में उनका बहुत नाम था, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बहुत काम किया। दोस्तों, ऐसे कुछ जांबाज ऑफिसर होते हैं, जैसे उसी ज़माने में SS सिख हों, दयाशंकर, शंकर भट्ट, और इनके सबके सीनियर BV कुमार, गोविंद राज, LD अरोरा, मित्र दोही फोड़े, ये इस किस्म के बहुत सारे ऑफिसर सीनियर लेवल पे और नीचे ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैंने कहा कुलकर्णी ने बहुत काम किया है, सामर कुलकर्णी और
इन लोगों ने, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे DRI के, बहुत सालों तक ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते थे DRI का। अगर कभी आपको BV कुमार साहब की किताब द DRI एंड द डॉन्स पढ़ने को मिल जाए, उनमें से काफ़ी सारे ऑफिसर का जिक्र उन्होंने किया हुआ है, ऐसे शेखों का, जाकर भट्ट का, कुलकर्णी का, सबका जिक्र किया हुआ है। तो ये किस्सा एक बॉम्बे के उस अंडरवर्ल्ड का स्मगलर नेक्सस से जुड़ा हुआ है, जिसी नेक्सस का हिस्सा उस समय 82 में दाऊद इब्राहिम भी था। दाऊद इब्राहिम का तभी काम चल रहा था गुजरात कोस्ट पे, वो मुंबई में स्मगलिंग नहीं करता था, तभी उसने शुरू कर दिया था गुजरात वलसाड़ में, गुजरात कोस्ट में, सलाइया में, गुजरात वलसाड़ में, वहाँ से काम करते थे। उसका किस्सा भी BV कुमार साहब ने अपने उसमें लिखा हो। उसमें कुछ साल शायद गलत हो गए हैं उनसे, कुछ 88 का जिक्र भी कर दिया कि दाऊद 88 में बड़ौदा आया था, या कहाँ आया था। वो तो 85 के बिगिनिंग में छोड़ के चला गया था। वो शायद 78 का किस्सा होगा, जब BV कुमार साहब सुना रहे थे प्रिंटिंग में कहीं 88 कहा गया। तो खैर दोस्तों, आपसे आज ये स्मगलिंग कम क्रिमिनल्स की और एक बहादुर ऑफिसर की कहानी सुनानी थी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।